Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about intellectual property rights and sound mark tag for Kingfisher jingle. Important from our syllabus GS paper 3 economy point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस एनीथिंग विच इज क्रिएशन ऑफ माइंड या इंटेलेक्ट, दोनों एक ही बात है। तो इंटेलेक्ट के क्रिएशन को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी एज ए रिजल्ट ऑफ सम इन्वेंशन, कोई किताब लिखी, कोई नया डिजाइन क्रिएट किया, कोई सिंबल बनाया, म्यूजिक क्रिएट किया, तो ये सब कुछ आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेन्ड कॉमर्शियल यूज या प्रिवेंट अनइंटेंडेड कॉमर्शियल यूज। हुआ क्या कि आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और आपके कॉम्पिटिटर्स ने सीधा सीधा वो टेक्नोलॉजी कॉपी कर लिया। तो फिर इस केस में होगा क्या कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले घबराएंगे कि कोई कॉपी ना कर ले, और इनोवेशन करने का भी किसी का मोटिवेशन नहीं रहेगा। एवरीवन विल लुक फॉरवर्ड जस्ट टू कॉपी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। जो भी अच्छी प्रोडक्ट आएगी उसको कॉपी कर ले, तो कोई भी इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस नहीं करेगा। इससे बिजनेसेस कोलैप्स कर जाएंगे। ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाए, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। पता चला भारत से कोई सामान हमने बेचा, अफ्रीकन देशों में, चाइना में बेचा और वहां पे लोगों ने कॉपी कर लिया, तो फिर भारत के इनोवेटर्स को एक डिमोटिवेशन मिलेगा। फ्यूचर में वो इनोवेशन करने से घबराएंगे। तो जरूरी है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन हो, आपने कोई म्यूजिक बनाया, कोई और कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दे, तो फ्यूचर में आप म्यूजिक बनाने से घबराएंगे या म्यूजिक बना करके उसका कॉमर्शियल यूज नहीं करना चाहेंगे। सो कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन अगर होता है तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू लीगल राइट्स। कानून बना करके जिसने उसको क्रिएट किया है उसका कानूनी अधिकार होना चाहिए ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी पर्पस से लाया गए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज। कई सारे कानून लाए गए हैं जिनके मदद से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स दिए जाते हैं टू द ओरिजिनल क्रिएटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड कॉमर्शियल यूज। अब अगर कोई और कॉमर्शियल यूज करना चाहता है और लीगली तौर पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, तो फिर उस इंसान को जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करना चाहता है वो पहले आपसे परमिशन लेगा। आप परमिशन देंगे, उसके बदले में आप कुछ रॉयल्टी वगैरह, कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद ही वो यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी possible if intellectual properties are legally protected। जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके के होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अलग अलग कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर न्यू इन्वेंशंस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आया या कोई नया प्रोसेस आया। प्रोडक्ट वही है बट उसको बनाने का कोई नया बेहतर प्रोसेस आ गया। तो ये सब जो नए इन्वेंशंस होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 विच वाज अमेंडेड इन 2005, बट अभी भी प्रिंसिपल एक्ट 1970 वाला ही है। उसमें महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए गए थे 2005 में। तो उसके अंतर्गत न्यू इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर पेटेंट। तो कोई भी आपने नई टेक्नोलॉजी बनाई, आप उसका अगर पेटेंट ले लें तो फिर वो टेक्नोलॉजी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। वैसे ही आपने कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया, जैसे कोई बुक लिखी है, कोई म्यूजिक क्रिएट किया है, तो आपका ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957। आप अपने इस प्रोडक्ट के लिए कॉपीराइट ले सकते हैं। सारे तरीके के प्रोटेक्शन का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे पेटेंट के लिए 20 साल, कॉपीराइट्स के लिए लंबा समय होता है, 40-50 साल होता है। इस तरीके से टाइम लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको प्रोटेक्शन मिल गया फॉर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इनफाइनाइट टाइम तक वो आपके पास रहेगा, वो आपकी कमोडिटी रहेगी। देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर एवरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेडमार्क।
तो किसी कंपनी का कोई लोगो है, नाम है, स्लोगन है, सिंबल है, तो ये सब भी प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। किसी कंपनी का लोगो आप सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई। देखिए, जीआई किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला होता है तो इट इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस एंड हैव ए स्पेसिफिक क्वालिटी। अब कोई भी अपने प्रोडक्ट पे नाम लिख दे, कहीं पे भी आपने चाय बनाई हो और लिख दे दार्जिलिंग टी, साड़ी कहीं भी बनाई हो और नाम लिख दे कांजीपुरम साड़ी, तो इससे क्या है, कांजीपुरम साड़ी या दार्जिलिंग टी का रेपुटेशन खराब होगा, बिकॉज दे आर नोन फॉर ए स्पेसिफिक standard, specific quality, which generally can be derived if it comes from that place only. तो स्पेसिफिक प्लेस से आए और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर इस बात को इंश्योर कराने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे दार्जिलिंग टी इज एन एग्जांपल ऑफ जीआई टैग, तो आप अपने चाय को दार्जिलिंग टी तभी लेबल कर सकते हैं जब आपने दार्जिलिंग में उसको ग्रो किया हो और उसके लिए आपने एक स्पेशल क्वालिटी या स्टैंडर्ड मीट किया हो, देन ओनली यू कैन ब्रांड इट एज दार्जिलिंग टी। तो इस तरीके से जीआई दिया जाता है, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे किसी का क्रिएशन ऑफ माइंड नहीं है जीआई, बट इट इज एन इंटेंजिबल एस्पेक्ट, दैट इज वाई इट इज overall considered under broader category of intellectual property. तो GI indication is given, geographical indication is given under GI Act of 1999. उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजाइन, देखिए इंडस्ट्रियल डिजाइन इज प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइन एक्ट ऑफ 2000। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब किसी कंपनी का प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक शेप होता है, पैटर्न या कलर या डिजाइन होता है, उसका फंक्शनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर फंक्शनल एस्पेक्ट पे कोई कंपनी ने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया है तो उसको पेटेंट लेना होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, बट फंक्शनल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस ऊपर से दिखने में एक पर्टिकुलर शेप का है, एक पर्टिकुलर कलर का है, और वो कंपनी चाहती है कि उसका वो जो शेप या एस्थेटिक एस्पेक्ट है, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई और कंपनी उसको कॉपी ना करे। तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन मिलता है अंडर द डिजाइंस एक्ट ऑफ 2000, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसको किसी स्पेसिफिक लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, बट इन जनरल कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करेगा तो कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, जैसे कि कोका कोला का अपना रेसिपी है अपने कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने का, तो अब वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कॉपी करेगा तो फिर उसके खिलाफ केस लाया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। So there is no specific law to protect trade secret, yet it is considered as an intellectual property and given protection through generic laws like contracts acts and etc. तो ये सब हो गए अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ माइंड एंड देयर प्रोटेक्शन गिवन अंडर डोमेस्टिक लॉ। अब हम बात करते हैं साउंड मार्क के बारे में। देखिए, हमने बात की थी इस पेज पे ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इसमें नेम, लोगो, स्लोगन, सिंबल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत ही प्रोटेक्शन दिया जाता है साउंड मार्क को भी। किसी कंपनी का अपना स्पेसिफिक कोई साउंड है, कोई उसने जिंगल बनाया है, कोई छोटा सा ट्यून क्रिएट किया है जो उस कंपनी से रिलेट होता है, जो उस कंपनी के ब्रांड के साथ एसोसिएट होता है, तो दैट jingle, that tune can also be given protection under Trademark Act of 1999। देखिए, जो लोगो होता है कंपनी का, वो लोगो उसके विजुअल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, विजुअल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। साउंड मार्क उसके ऑडियो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। पहली बार साउंड मार्क दिया गया था फॉर याहू यूडल इन 2008। साउंड मार्क इज ऑल्सो गिवन अंडर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। और भी कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कुछ ट्यून को साउंड मार्क के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया हुआ है, जैसे नेटफ्लिक्स का जो ट्यून आता है टाडूम, नोकिया का जो स्टार्टअप ट्यून है, वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है अंडर साउंड मार्क। अभी रिसेंट न्यूज ये है कि किंग फिशर जो ब्रांड है रन बाय ओवरऑल कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड ब्रेवरीज,
तो किंगफिशर ब्रांड ने अपना जो जिंगल है ओला लाला लेयो, उसका साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन लिया है, विच इज ओवरऑल अंडर ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। अब जब हमने इतनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की, तो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसका नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। दिस ट्रिप्स एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड at WTO and came into force in 1995। तो WTO प्लेटफॉर्म पे भी, WTO किस लिए बनाया गया है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड रूल्स नॉर्म्स को हार्मोनाइज किया जा सके इन ऑर्डर टू सस्टेन ग्लोबल ट्रेड। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रिस्पेक्ट करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन इंटरनेशनल ट्रेड। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में जाए, वहां पे लोग उसको कॉपी कर ले, तो आगे से हम दूसरे देशों में अपना प्रोडक्ट बेचने से कतराएंगे। सो WTO के प्लेटफॉर्म पे इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक ब्रॉडर रूल बनाया गया, लॉ बनाया गया, जिसका नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसमें मोटे मोटे स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई किए गए रिगार्डिंग पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट। अब ये WTO के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इसमें ब्रॉडर आइडियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके हिसाब से दुनिया के अलग अलग देशों को, जो मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, उनको अपने अपने देशों में डोमेस्टिक लॉज लाना है, सो दैट द डोमेस्टिक लॉज अलाइन विथ द WTO स्टैंडर्ड्स। तो दुनिया के सारे देश जब ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से अपने डोमेस्टिक लॉज को लाएंगे, तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ हार्मनी इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO। जब सारे लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से ही अपने अपने डोमेस्टिक लॉज बनाएंगे, तो एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, और जिससे फिर इंटरनेशनल ट्रेड को सस्टेन करने में मदद मिलेगी। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ध्यान रहे, ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट डायरेक्टली रिप्लेस नेशनल लॉज। देश के अंदर हमारा वही कानून लगता है जो सरकार ने, पार्लियामेंट ने बनाया है, बट दीज लॉज आर एक्सपेक्टेड टू बी इन लाइन विथ WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मेंस में ऐसा सिंपल सवाल भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं एंड एग्जामिन देयर सिग्निफिकेंस इन सस्टेनिंग इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रहार, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड फर्स्ट एवर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। तो टेररिज्म से डील करने के लिए क्या हमारी पॉलिसी होगी, ऐसा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का टाइटल है प्रहार। दिस प्रहार डॉक्यूमेंट will lay down a uniform guidelines which will be followed across the country, across the states as anti-terror framework. Focus will be on prevention, कि कोई टेरर अटैक हो ही ना, डेटर किया जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पहले ही चेक में रखा जाए, सो दैट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी टेरर अटैक। डिटेक्शन पे फोकस होगा, रिस्पॉन्स ओरिएंटेड। तो प्रिवेंशन, डिटरेंस एंड डिटेक्शन पे फोकस रहेगा, लेकिन अगर अटैक हो जाता है तो उस केस में स्विफ्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये सब चीज़ों पे फोकस किया गया है इन दिस प्रहार डॉक्यूमेंट। प्रहार डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किया गया है दैट इंडिया फेसेस थ्रेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरनेशनल ग्लोबल टेरर ग्रुप्स का भी खतरा है, जैसे ISIS एंड अलकायदा, वो भी अपने नेटवर्क्स भारत में बना रहे हैं। साइबर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन ऑफ नेटवर्क, जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो सीधा सीधा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन में नहीं है, बट दीज आर एक्टिव इन इंडिया एंड किसी एक पर्टिकुलर एक्शन बेस्ड ये लोग टारगेट लेते हैं। इनको कहीं से टारगेट दिया जाता है, रेडिकल नेटवर्क्स को लोकल लेवल पे काम करते हैं और वो टेरर अटैक कर देते हैं। जैसे दिल्ली में भी एक तरीके से जो अटैक हुआ रेड फोर्ट पे, वो रेडिकलाइज्ड नेटवर्क का ही आउटकम था। इट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन विथ एनी ग्लोबल टेरर ग्रुप, बट लोकल लेवल पे जो रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं उनको कहा जाता है रेडिकलाइज्ड नेटवर्क। रेडिकलाइज्ड मतलब दे आर मोटिवेटेड या कंडीशनड अगेंस्ट द स्टेट
दे हैव सेंस या हेट्रेडनेस अगेंस्ट द स्टेट एंड दे वांट टू क्रिएट सम टेरर इन ऑर्डर टू वीकन द स्टेट लोकल लेवल पे, एंड दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क येट दे कंडक्ट टेरर अटैक्स। तो इस तरीके की एक्टिविटीज, और जनरली ये लोग इनएक्टिव रहते हैं, तो जब ये इनएक्टिव रहते हैं तो इनको कहा जाता है स्लीपर सेल्स। तो इस तरीके के भी नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको एलिमिनेट करना है। दैट इज द गोल आइडेंटिफाइड अंडर प्रहार डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा गया है कि टेररिज्म इज नॉट लिंक्ड टू एनी रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और सिविलाइजेशन। तो कहीं पे भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखे जहां पे टेररिज्म को एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या रिलीजन से जोड़ने की बात की जा रही हो, तो वहां पे आप इस डॉक्यूमेंट का जिक्र कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि टेररिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिलीजन। टेररिज्म क्रिएट करने वाले लोग, टेररिज्म फैलाने वाले लोग रिलीजन या एथनिसिटी का बहाना लेते हैं। दे जस्ट वांट टू क्रिएट टेरर इन ऑर्डर टू ग्रैब पावर। सो टेररिज्म इज अ टूल, नॉट एन आइडियोलॉजी। प्रहार डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि देयर आर 7 पिलर्स टू डील विथ टेररिज्म: प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक, स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, इन्हांसिंग इंटरनल कैपेसिटी, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका अपना कैपेसिटी इन्हांस्ड होना चाहिए, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से डील करते वक्त हाई हैंडेड अप्रोच ऐसा ना ले कि कोई इनोसेंट सिविलियन का एक्सप्लॉयटेशन हो, वो भी ध्यान रखना है। काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, रेडिकल नेटवर्क्स को भी प्रिवेंट करना है और यूथ के रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करना है। अलाइनिंग एंड शेपिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड रिकवरी एंड रिजिलियंस थ्रू द होल सोसाइटी अप्रोच। पूरा सोसाइटी एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दिखाए। अब अगर मेंस में आप प्रहार के बारे में लिख रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू राइट दैट इट हैज 6 पिलर्स और 8 पिलर्स, यू हैव टू राइट दैट इट हैज 7 पिलर्स। अब 7 पिलर्स एग्जैक्टली ना भी याद आए तो भी मोटा मोटा पॉइंट 7 बना करके लिखना है, बट यू हैव टू राइट दैट 7 देयर आर 7 पिलर्स ऑफ प्रहार। इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट, वो पहले समझते हैं। देखिए, भारत सरकार के कई सारे ऐसे एसेट्स हैं, या भारत सरकार की कंपनियों के, पीएसयू जिनको कहते हैं, उनके कई सारे एसेट्स हैं जो अभी अनयूज्ड हैं या अंडर यूज्ड हैं। मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, उसके आसपास में कई सारी जमीनें अभी ले रखी हैं सरकार ने, ताकि फ्यूचर में उस फैक्ट्री को एक्सपैंड करेंगे। तो इस तरीके के फैक्ट्रियों को कहा जाएगा कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अभी इनमें फ्यूचर में एक्सपेंशन बाकी है। तो सच ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कई सारे एसेट्स जो हैं सरकार के, जमीनें वगैरह, वो अभी अनयूज्ड पड़ी हैं, जिसका अगले 5 साल 10 साल में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है, फ्यूचर प्रोविजन के लिए रखा गया है। रेलवे के पास इस तरीके की इतनी सारी जमीनें होती हैं। तो ये जो एसेट्स हैं सरकार की या सरकारी कंपनियों की, इनको फॉर द टाइम बीइंग प्राइवेट एंटिटीज को लीज पे दे दिया जाए, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाए और उस रेवेन्यू से वापस से कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और बिल्ड किया जाए, रोड बनाया जाए, रेलवे लाइन बिछाया जाए। इस एक्टिविटी को कहा जाता है एसेट रिसाइकलिंग। जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट किया और नया एसेट बनाया, इसको कहा जाता है एसेट रिसाइकलिंग। और एसेट रिसाइकलिंग करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2021 में, जिसका नाम था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। It was launched by Ministry of Finance in 2021. The goal was to raise 6 lakh crore rupees in 5 years from 2021 to 2025. That was National Monetization Pipeline. तो 2 टर्म मैंने आपको सिखाए, एक है एसेट रिसाइकलिंग, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उससे रेवेन्यू जनरेट करके नया एसेट क्रिएट करना, और एसेट रिसाइकलिंग के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया भारत सरकार ने वो था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए रेज किए जाने थे फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2025। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फेज 1 इज नाउ कंप्लीटेड। 6 लाख करोड़ लगभग रेज किया जाना था, लेकिन उसमें से लगभग 89% टारगेट हमारा पूरा हुआ है। तो ठीक ठाक सा टारगेट पूरा हुआ है। 6 लाख करोड़ रेज किया जाना था, बट 5.4 लाख करोड़ के आसपास रेज किया गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022-24 तक 3.87 लाख करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.43 lakh crore रेज किया गया। तो 89% of the target has been now achieved. Now phase 1 of national monetization pipeline is over.
Now phase 2 of national monetization pipeline begins. Phase 2 of national monetization pipeline will continue till 2030 और इसमें लक्ष्य है कि about 16.72 lakh crore of asset monetization will be done by 2030. So that is national monetization pipeline 2.0, जिसमें से हर साल का टारगेट रखा गया है 2.49 लाख, फिर 3.26, 3.46, 3.69. इतना डिटेल में रटना नहीं है, लेकिन ओवरऑल 16.72 करोड़ 16.72 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन करना है और उस पैसे से वापस से नया एसेट क्रिएट करना है. दैट इज द टारगेट अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फिशिंग कार्ट सर्वे ऑफ काजीरंगा. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. सबसे पहले फिशिंग कैट के बारे में समझते हैं. जो फिशिंग कैट होती है नॉर्मली जो हाउस कैट होती है उसके मुकाबले 2 गुना साइज के होते हैं, ट्वाइस. एंड दे आर नॉकटर्नल, मीन्स मोर एक्टिव एट नाइट, एंड दे प्रे ऑन फिश, फ्रॉग्स. ज़्यादातर फिश खाना प्रेफर करते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज फिशिंग कैट. उसके अलावा फ्रॉग्स, क्रूस्टेशियन, स्नेक्स ये सब भी खाते हैं. फिशिंग कैट की एक स्पेशलिटी होती है दैट दे ब्रीड ऑल राउंड द ईयर एंड दे आर फाउंड मेनली नियर द वाटर बॉडी. जहाँ पे डेंस वेजिटेशन है और वाटर बॉडी है वहाँ वो पाए जाते हैं. फिशिंग कैट भारत में अगर देखा जाए तो मेनली आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अराउंड पाए जाते हैं, या वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं. उसके अलावा बिहार, उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं फिशिंग कैट. फिशिंग कैट इज स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है. IUCN में फिशिंग कैट को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है एंड शेड्यूल 1 दैट इज हाईएस्ट प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टू फिशिंग कैट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. फिशिंग कैट से रिलेटेड करंट न्यूज ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क अथॉरिटीज हैव रिलीज्ड देयर फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ फिशिंग कैट. और फिशिंग कैट सर्वे करके पाया गया कि देयर आर 57 फिशिंग कैट्स फाउंड इन अराउंड काजीरंगा नेशनल पार्क in about 450 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ये जो 57 नंबर्स हैं, दिस इज अ गुड नंबर, हेल्दी नंबर. सो इससे ये पता चलता है कि फिशिंग कैट्स आर देयर इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन हेल्दी एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बूंग वीन्स बाफ्ता. अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मणिपुरी फिल्म बूंग has won the Best Children's and Family Film Award at BAFTA Awards. It has become the first Indian film to win in this category. It has been directed by Lakshmi Priya Devi ji. BAFTA Awards के बारे में बात की जाए तो BAFTA stands for British Academy of Films and Television Art and it is often considered as British equivalent of the Oscars. तो भारत से तो ये न्यूज़ है बूंग. उसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, BAFTA अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म मिला है का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर. बेस्ट डायरेक्टर भी हैं वन बैटल आफ्टर अनदर. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है. ऑफ कोर्स दे हैव नॉट बीन ग्रांटेड फुल स्टेटहुड, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है. डिक्लेरेशन ऑफ AI, पहला स्टेटमेंट सही है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखने की बात की गई है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. AI का यूज को मिलिट्री पर्पसेस से प्रिवेंट नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है, बट उसका ह्यूमन यूज होना चाहिए, ऐसी बात की गई है दिल्ली डिक्लेरेशन में. CAPF, अच्छा देखिए 2011 के बाद से ऑफिशियली पैरामिलिट्री वर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है फॉर CAPF. तो कल 1-2 जगह लिखा हुआ था असम राइफल्स के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो मैंने नोट्स में रिप्लेस कर दिया है. जनरली यूज कर दिया जाता है, लिख देते हैं लोग, लेकिन ऑफिशियली नाउ इट इज नॉट कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस. CAPF कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनरली, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग असम राइफल्स इज करेक्ट रिगार्डिंग डुअल कंट्रोल. भारत के अंदर जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है वो पेंच में है, महाराष्ट्र. हैनले में है डार्क स्काई रिजर्व, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.